इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है, जिसका शुरुआत करते हैं 9वां अध्याय, डायरी लिखने की कला। डायरी लिखने की क्या क्या कला हो सकती है, कैसे लिखे जाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या है डायरी, डायरी क्या होता है, इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, आगे है डायरी लेखन और स्मृतियां और कुछ विचार बिंदु। चलिए जानते हैं इसके बारे में। किताब के दो आवरण पृष्ठों के बीच जो लेख डाले जाते हैं वह लोगों की संपदा है। क्या है? वो लोग की संपदा है, जो कुछ वह खुद नहीं डालता, निजी संपदा वह है। इसको लिखने वाले हैं गेल हेल्मिस्टन। ये भी अंग्रेज है, इसको हटाओ, फेंको बाड़ी। तो किताब, हिंदी के किताब में आप अधिकतर देखोगे तो शुरुआत में किसी का ना किसी का डायरी ही होता है और बीच में ही किसी का ना किसी का डायरी ही होता है। हिंदी का अधिकतर किताब में आप किसी भी लेखक के बारे में ही सुनोगे, किसी के लेखक के बारे में पढ़ोगे या जानोगे, चाहे उसकी कला हो, चाहे उसका कोई भी लेखन। मोटे गत की जिल्द वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित ही होंगे। मोटा मोटा डायरी, जिसके पन्ने पर साल के 365 दिनों की स्थितियां क्रम से सजी होती है और हर तिथि के साथ, हर दिन के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ दी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबंध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होता है कि इस दिन कौन तारीख था, क्या बात हुआ, क्या कारण हो सका था। इसलिए मसलन आने वाले किसी खास दिन के लिए, किसी भी आने वाले खास दिन के लिए तत्सुदा दायित्व, मतलब कभी कोई खास दिन आ गया तो इस दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिख कर छोड़ी जा सकती है। इसलिए खाली जगह को छोड़ दिया जाता है ताकि डायरी उस तिथि के आने पर, डायरी जब तिथि आता है, वो दिन आता है, तो उस दिन के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला देगी। और इस तरह हमने कभी भी ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, तो उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है कि इस दिन ये समय होने वाला है, इस दिन हमें ये मिलेगा। और ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। समझो कि आज से 4 महीने बाद हमको उस तारीख को कुछ काम है, तो डायरी में आज से 4 महीने बाद उस दिन को अपने नंबर बाय नंबर कुछ जो भी जरूरत काम हो उसको लिख डालो, जिसके अनुसार आपको मालूम रहेगा, पलटते जब जाओगे तो समझ में आएगा कि इस दिन हमें ये काम था, तो कर लेते हैं। और इसके कारण हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों में सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाकर रख सकते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह भी स्मृति का शिकार ना हो, और ये भी देखते हैं कि वह गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा हो जाता है ना कि मैं लिख दिया, कभी भूल गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा ना हो, इसीलिए लिखना जरूरी होता है। सामान्य डायरी लेखन की जब चर्चा होती है, सामान्य बात देख लो, जब डायरी कोई लिखता है तो उसका आशय डायरी के किसी दूसरे उपयोग से होता है, मतलब डायरी का दूसरा उपयोग से होता है। दिन भर आप जिस घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजर रहे हैं, जो भी आप दिन भर कर रहे हैं, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध, मतलब शब्द के रूप में उसको लिख डालिए। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपभोग एवं उपयोग के लिए होती है, केवल अपने योग्य और अपने उपभोग के लिए होती है, अपने इस्तेमाल के लिए। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विद्या के रूप में पाठक समाज के, पढ़ने वालों के समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है और हर लोग डायरी लिखना चाहता भी है। पिछली सदी के सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी, मतलब एक जवान लड़की की पुस्तिका। आप भी पढ़ोगे, अभी आगे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण के रूप में पेश है। और छपी और डायरी, और उसकी ये पुस्तिका, ये जो डायरी उसकी है, पुस्तक के रूप में छपा है। गुलिवर ट्रेवल, ये क्या है? डायरी ही है।
द गर्ल, ये क्या है? डायरी ही है, जो हम लोग बेधरले से हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम लोग से उसका क्या फायदा? हम हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी चीज को पढ़ना चाहिए, हम विदेशी क्यों पढ़ें? जो उनसे 1942 से 1944 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी। जब 1942 से 44 के बीच में नाजी जब अत्याचार कर रहे थे जर्मनी में, तो उस समय एम्स्टर्डम में छुप कर यह लिखा करती थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्य कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया था। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाले कई सामान्य वर्धमा कृतियां रही है जो छपा ही नहीं गया है। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बार, हिंदी में भी बहुत पिछले 10-20 साल में कई बार रचनाओं की डायरियां, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी आदि भी किताब की शकल में छप चुकी है, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने के लिए नायाब निमंत्रण के तौर पे हमें पढ़ने को मिलता है कि हम उनके नजरिए से उनके व्यक्तित्व और उनके जमाने को जान सकते हैं। यात्रा वृत्तांत तो काफी पहले से डायरी के रूप में लिखे जा रहे हैं। यात्रा वृत्तांत मतलब अभी का पढ़ोगे तो लगेगा कि हम उस समय जी रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर किसके? राम वृक्ष बेनीपुरी बांधकर राहुल सत्यानंद की रूस में 25 महीने वो ऐसा लिखते थे डायरी। और सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्वी कर्नल सज्जन सिंह लद्दाख यात्रा की डायरी। ये लोग यात्रा के बारे में लिखते थे, जहां भी जाएंगे वहां का यात्रा के बारे में बता देंगे। तो डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी में जब गए थे डॉक्टर रघुवंश जी, इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी के रूप में छापी गई है। और 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि विचारक गजनानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेर पुण्य को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। क्या किया था? अपने डायरी को लिखकर साहित्य के रूप में साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपने आप को उधेर पुण्य को उपयोगी पढ़ने लायक बनाया था और एक अद्भुत प्रयोग किया था अपने ऊपर। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में देखा जाए तो पुराने से लेकर अभी तक तो समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाओं की डायरी के अंश छपते रहे हैं। जो भी राजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो डायरी के रूप में ही छपा हुआ है, जिसमें पाठकों को अक्सर उधेर बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबरें पढ़ने को मिल जाती है। आप किसी का भी यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे तो आपको उसमें साहित्य जगत तो मिलेगा, लेकिन कुछ चटपटी खबरें भी मिल जाएगी, मजाक उड़ाने लायक, अच्छा लगने लायक, मनोरंजन लायक। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं है कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधानगत नाम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डायरी हम पढ़ते हैं वो सचमुच में कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक के जैसा ही पढ़ने के लिए बनाया गया हो, चाहे रचा गया हो, चाहे लिखा गया हो। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विद्या नहीं है। डायरी एक उस अर्थ में किताब, उपन्यास, कहानी और नाटक इस तरह के साहित्यिक विद्या नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विद्या की कृति हो। मानते हैं कि डायरी एक अलग ही तरह का साहित्यिक विद्या हो, अलग ही कृतियां हो, अपना रूप हमें उधार दे दे। मसलन मतलब समझते हैं, निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। निबंध, कहानी और उपन्यास, आप ध्यान से देखना, निबंध जैसे लिखते हो, कहानी जैसा, उपन्यास जैसा,
इन तीनों के जैसे आप डायरी लिख सकते हैं, लेकिन वहां डायरी का सिर्फ रूप होगा, केवल रूप। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता, वो केवल रूप है, डायरी नहीं कहा जा सकता। डायरी मतलब उसका जीवन का पूरा वृतांत उसमें बता दिया जाए, वही डायरी होता है। तो फिर डायरी सचमुच में क्या है? फिर सवाल हम वहीं पर आ गए कि सचमुच में डायरी है क्या? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तथ्य संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा है। मतलब अपने बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा है, जिसको हम बोलते हैं डायरी। फिर से बताऊं, हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर, अपने निजी स्तर पर घटित होने वाले, घटने वाले घटनाओं संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रक्रियाओं का एक लेखा जोखा होता है, लिखा हुआ एक गुत्था होता है। आम भाषा में बताएं तो अपने जीवन में बीतने वाले हर घंटे, हर समय, हर मिनट में जो घटना होता है जिससे संबंध आपका हो, उसे चाहे वो भावनात्मक हो चाहे बौद्धिक हो, वो सारी प्रक्रियाएं जिसमें आप लिखते हैं उसी को डायरी बोला जाता है। हमने बहुत सारी प्रक्रियाएं लिख देते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं होता, मैं नहीं लिखता, लेकिन जो खास है मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं अपने भावनाओं को लिखता हूँ, फीलिंग्स को लिखता हूँ, और कुछ ऐसे भी बातें हो जाते हैं जो मैं लिखना चाहता हूँ, लिख भी देता हूँ। और इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करता हूं, मतलब अपने लिए लिखता हूं, दूसरे किसी के लिए नहीं। एक कहानी आपको सुनाते हैं। हमारे ऑफिस में हर तरह की किताब है, अच्छे किताब भी है, खराब किताब भी है। खराब किताब तो कुछ होता ही नहीं है, खराब समझने वाला होता है। तो हमारे में एक सेक्स स्टोरी था, और वहीं पर गीता था, वहीं पर आपको महाभारत की किताब भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे एनसीईआरटी की किताब भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे रेशन की एक लड़की थी, उसको वो सब नहीं पढ़ना था, लेकिन फालतू का किताब, बोलती थी कि फालतू का सब लिख कर रखे हैं। अरे तेरे को पढ़ने के लिए कौन बोला? तुमको केवल वहां पर अच्छे अच्छे किताब, उसको पढ़ो ना, तुमको अच्छे की ही बात आ जाती है। तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो। नहीं, उनको जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ रही थी। अब बोल रही थी कि ऑफिस में बहुत खराब खराब चीज लिखा हुआ है। ये सब अलग की बात हो जाती है। ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में अंदर ही नहीं आने दो, पहले ही से उसको लात मार के भगा दो। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय, किसी भी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें, यहाँ पर देखो फिर से, ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय, किसी भी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई भी पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाएगा। देखो, जल्दी किसी की डायरी पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई कभी गलती किया है, अगर किसी के सामने लगता है कि भैया उससे कुछ हमें जानना चाहिए, तो उसकी डायरी पढ़ लो। उसकी डायरी पढ़ने के बारे में समझ में आता है कि वह हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या लिखते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, अगर समझने लायक होगे तो। नहीं तो जो पर्सनल डायरी अपना लिखता है वो अपने भाषा में लिखता है, जो कोई नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए आपको जो जानकारी चाहिए एक बार समझने की कोशिश कर लेना, और ऐसे किसी के निजी डायरी को नहीं पढ़ा जाता है। ये सब बैड मैनर्स होते हैं, गलत व्यवहार होता है। लेकिन कभी मौका मिले तो पढ़ो, नहीं मिले तो मत पढ़ो। अब चलो यहाँ पर एनी फ्रैंक की कहानी जान लेते हैं। यही लड़की है एनी फ्रैंक, जो नाजियों के डर से छुप छुपा कर डायरी लिखा करती थी, और उधर के लोग डायरी खूब लिखते थे। एनी फ्रैंक 1929 से 1945, इनका जन्म हुआ 1929 में और मर गई 1945 में। जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सतत कायम हुआ, मतलब नाजियों का सत्ता उसमें कायम हुआ, तब यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गया। अब कहाँ जाओगे? तो वह परिवार समेत अमेस्ट्रम चली गई। कहाँ चली गई? अमेस्ट्रम चली गई, और फिर नीदरलैंड पर भी नाजियों का कब्जा।
नीदरलैंड पर भी नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहां भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में उसका परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में, कोई भी दफ्तर था तो उस दफ्तर के गुप्त कमरे में छुप कर रहने लगा, जहां 2 साल बिताने के बाद वे नाजियों की पकड़ में आ गए। किसके? नाजियों के पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में भेज दिया गया, जहां पर उनको मारा जाना था। यहां फरवरी या मार्च 1945 में एनी की मृत्यु हो गई। और यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणी जीवित न बचा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर उसके पिता वापस एम्स्टर्डम, उस जगह का नाम था एम्स्टर्डम, पहुंचे और वहां उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से सफल भी रहे, डायरी भी मिली। ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। कब? 13वें जन्मदिन पर। और जून 1942 से अगस्त 1944 तक वह उसमें अपनी खास खास बातें और निजी आतंक के अनुभवों को लिखती रहती थी और उसमें लिखा भी। और उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयावह दौर का एक प्रतिमा होगा, एक ऐसा दस्तावेज होगा। उन्होंने उसे प्रकाशित करने की दौड़ धूप शुरू कर दिया कि हम उसको प्रकाशित करेंगे तो करेंगे ही। उसके बाद 1947 में मूलतः डच में लिखी गई यह डायरी अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हो गया। ठीक है, तो आज यही हम पढ़ते हैं, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। 10वीं के एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम पढ़ते हैं इसको, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। और 12वीं में भी है, 12वीं में ही खासकर इसको पढ़ना रहता है। यह 20वीं सदी के सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। ये 20वीं सदी में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला एक किताब है। इल्हा इहरनबर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है। छोटा सा में पूरा किताब को बता दिया गया है। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोले जाने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं, ये ऐसा आवाज है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है, जो अपने यातनाओं के बारे में बताती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जिसके बारे में शायद इसी के वजह से ये सब लोग पढ़ते थे इसको। आगे देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। डायरी का मतलब यह नहीं कि सार्वजनिक करने के लिए ही लिखी जाए, लेकिन अच्छा लगता है किसी को पढ़ना तो लिख डालो। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखा जाए तो वह अपनी ही अंतरंग साक्षात्कार में अपने ही अंदर को जानने के लिए, अपने ही अंदर के इंसान को जानने के लिए अपने ही हाथ स्थापित होने वाला संवाद है। और एक ऐसा साक्षात्कार या संवाद है जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं, सभी तरीके से कष्ट और दुखों से मुक्त होते हैं, और जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते हैं, जिस बातों को हम किसी और को नहीं बता सकते हैं, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध मतलब उसको लिख कर सुना सकते हैं, चाहे सुना डालते हैं। अपने मन की बात डायरी पर लिख कर सुना डालते हैं, डायरी को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हम हैं क्या, और दूसरे अपने अंदर अपने अंदर जो अनजाने इकट्ठा होता है, जो मनमुटाव होता है, जो बहुत सारे गलत व्यवहार होते हैं, बातें होते हैं, उस भार से हमें मुक्ति मिल जाती है। और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। मतलब हम उसे लिख देते हैं, अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को लिख डालते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि फिर जरूरत पड़े तो हम उसको फिर से छूकर देख सकते हैं कि हमने उस दिन क्या किया और क्या नहीं किया था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी तत्वों को शब्द देने का जरिया है। ऐसा यह भी नहीं होता है। जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है, कि जिसकी किसी और रूप में भी किसी को कोई जानता है, तो वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है। अगर मेरे को हर कोई जानता है तो मेरा डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज होता है सबके लिए, जिसमें अपने जीवन के खास लक्षणों या खास क्षणों को किसी भी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाली विचारों, ज्यादातर मुलाकातों और बहस मुबाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, और अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं और उसको भी डायरी के रूप में रखते हैं। पर खुद अपना पाठ तैयार करना, खुद अपने आप को तैयार करना, जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उस लम्हे को दोबारा जीने का मौका दे सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी की तेज रफ्तार में जो जिंदगी हम तेजी से काट रहे हैं, उसमें इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फैरी किस्म के चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच, फालतू के सवाल, फालतू के जवाब के बीच में हम गहरे आशय वाले घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएंगे। अगर हम डायरी लिखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम भुला सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों को, लेकिन इसके लिए हमें लिखना शुरुआत करना होगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को भी भूल सकते हैं, चाहे उत्तेजनाओं को भी भूल सकते हैं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। डायरी में अगर लिख दिए तो हम याद कर सकते हैं फिर उसको। यात्राओं के दौरान जब हम यात्रा करते हैं तो यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जब हम यात्रा करते हैं तो डायरी लिखना बहुत आसान होता है और उपयोगी भी होता है। एक लंबे सफर का वृतांत अगर आप सफर से लौट कर लिखना चाहें, कि सफर से लौट कर लिख लेंगे, तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बचाकर शब्दों में उतर पाएगा, बाकी भूल जाओगे आप। लेकिन अगर आपने सफर के दरमियान ही प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी है, रोज का रोज, तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा, और जो भी आपने किया उसको फिर से आप लिख सकते हो। उसी समय लिखो और फिर उसको बाद में याद भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी डायरी को जरूर लिखें, अपने जीवन की रेखा को जरूर लिखें। डायरी मतलब अपने स्वयं का लेख लिखें, हिंदी में स्वयं का लेख, ऐसे डायरी इंग्लिश शब्द होता है। तो डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। अपने से दोस्ती करना है, अपने से मोहब्बत करना है, अपने से प्रेम करना है, अपने से इबादत करना है, अपने से भक्ति करना है, तो अपने आप से बोलो कि हम डायरी लिखेंगे। हम डायरी लिखेंगे तो अपने दोस्ती को कायम कर सकते हैं, अपने बेहतरीन तजुर्बे को कायम कर सकते हैं, और अपने हर चीज को हम वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती बनाना चाहते हैं अपने साथ में, तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखिए जो मैंने अभी आपको नीचे बताने वाला हूं। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। आप कहीं भी डायरी लिख सकते हैं, मतलब अपने जीवन के बारे में लिख सकते हैं। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई स्थितियों की जगह अपने हाथ से तिथि लिखें, अपने हाथ से उस दिन को लिखें। यह सुझाव इसलिए दिया जा सकता है कि आप उसे मौजूदा साल की डायरी में स्थितियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बांधा हुआ महसूस करें। अगर आप पुराने डायरी को पढ़ते हो तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस भी करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियों ही लिख सकते हैं, मतलब 2-3 लाइन ही हम लिख सकते हैं, और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी होती है, पूरा 5 पन्ना में। कहा गया भी है, सभी दिन एक समान नहीं होता, सब दिन एक जैसा नहीं होता। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया
सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंधन बन जाएगा। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है और उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां मतलब उसने अपने अनुसार उस दिन का डेट डाल सकते हैं और स्थान या उपयोग किया जा सकता है। स्थान का उपयोग भी उसमें किया जा सकता है कि हमने इस स्थान से इस डायरी को लिखा है। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करने की लेखक जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आप स्वयं तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए और अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, चाहे दिन भर में कुछ भी घटना घटा हो आपके साथ, तो घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करना है, दर्ज करने लायक लगती है, इन्हें आप किन किन वजह से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। पहले जान लो कि भविष्य में किस कारणवश हम उसे याद रखेंगे, उसके बाद से उसको लिखो। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है, बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी, कोई और नहीं पढ़ेगा। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विशेष वस्तु के चयन और बातों के बेवाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। मतलब उसके अपने बातों को जो चयन करते हो तो वो एकदम आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे के लिए लिखते हो तब बेबाकपन पर पूरा असर देना पड़ता है कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, ये सब नोटिस करना पड़ता है। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि आप ये भी मानो कि और ये मानते हुए लिखो कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। हमेशा यह मानना है कि मेरे डायरी का पाठक, पढ़ने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं होता है, उस माध्यम से लिखना है। यह कतई जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाएगी। मतलब डायरी किसी ऐसी शैली में लिखा जाएगा जिसमें अखबार, रेडियो, टीवी के लिए लिखा जाए, नहीं। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में जब डायरी आप लिखते हो तो इस समझौता फारस्ती के लिए कोई जगह नहीं होता है कि डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना लिखना चाहते हैं करें, जैसा आपका मन है वैसा करें, क्योंकि आपका डायरी है। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली संदर्भ कितना सध पाता है, कितना अच्छे से आप लिख पाते हैं, इसकी चिंता न करें। जैसा मन करे वैसा लिखो और आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण कर लेती है, आपके अंदर के जो विचार होते हैं, जिस शैली को लिखता है वही डायरी की उचित शैली है, बाकी नहीं है। हर कोई अपना अपना डायरी अलग अलग तरीके से लिखता है। आखिरी बात देख लेते हैं, पर बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके निजी स्तर पे आपका ही केवल घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अश्क भी है। मतलब आपके खुद का प्रतिबिंब भी वो होता है। आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं, लिखते हैं, उनमें आपकी नजर से देख परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है, कहीं ना कहीं वो मौजूद होता है। जो आप चाहते हो वो कहीं ना कोई कर चुका है। डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक अस्वस्थ हो सकते हैं।
अगर यहाँ पर देखो, डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे अंदर हो कि अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं, मतलब भाई हमारा काम है, हम अपने काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, तो बस यही चीज तो चाहिए डायरी हमें दे देती है। आत्म भावनाएं, आत्म सम्मान, आत्मबल हमें प्रोवाइड करती है, देती है। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए ले लिए। थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए रखो, यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करो। पूरा दिन भर के दिनचर्या में थोड़ा समय केवल अपने हालचाल को भरने और लिखने और बोलने बतियाने के लिए रखो, जो आप डायरी के रूप में उसको पेश करते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। डायरी लिखने के लिए आप समय निकालो, क्योंकि जब डायरी लिखना चालू कर दोगे तो जीवन में आपके लिए अलग अलग रास्ते खुलते चले जाएंगे। पाठ से संवाद, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 3 अवसरों की डायरी लिखिए। इनमें से 3 अवसरों की डायरी लिखना है। आज आपने पहली बार नाटक में भाग लिया है। कहाँ लिया है? पहली बार नाटक में भाग। प्रिय मित्र से झगड़ा हो गया। परीक्षा में आपको सर्वोत्तम अंक मिले हैं। परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब फेल हो गए हैं। सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा। कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं और सही गलत का यहाँ पर निशान लगाना है। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है? नहीं, ये अपना स्वयं का रचना होता है। डायरी हमारे सबसे अच्छी दोस्त है? हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपसे, और यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। फिर अगले पाठ में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कथा पटकथा। क्या चीज? कथा पटकथा के बारे में, ठीक है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो कुछ भी पूछना है बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।